सुनिए कहानी गर्माहट। अदिति की शादी तय हो रही थी पुराने मित्र निगम साहब के बेटे अरविंद से। इंजीनियर अरविंद पश्चिम बंगाल की किसी बांध परियोजना में कार्यरत था। माता पिता चिंतित थे कि घर आंगन से दूर छोटे से प्रोजेक्ट टाउन में बिटिया अकेले कैसे रहेगी, और वो भी लखनऊ जैसे शहर के बाद। पर फिर मन को समझा लिया कि अदिति तो इतनी खुशदिल और प्यार भरी है कि जहाँ भी जाएगी ये सब से घुल मिल जाएगी और सब इसके बन जाएंगे। रिश्तों की एक ऐसी चादर बुन लेगी कि जिसकी गर्माहट में महफूज रहेगी। उनकी बिटिया तो उस पंछी के समान है जिसे अपने पंखों पर भरोसा होता है, डाल के कमज़ोर होने का डर ही नहीं होता। शादी हो गई और अदिति अरविंद के पास चली आई। नए नए लोगों से मिलना, उन पर अपनी छाप छोड़ना और उनसे कुछ सीखना, और फिर अरविंद के प्रेम के साथ साथ नदी पर्वत की सुंदरता में डूब जाना अदिति को बड़ा अच्छा लगा। उसके कॉटेज के साथ वाली कॉटेज में रहने वाले गांगुली परिवार ने बड़ी आत्मीयता से अदिति का स्वागत किया और उसे लगा कि घर से दूर एक और घर उससे मिल गया। अदिति ने यहीं आकर बंगाल की दुर्गा पूजा देखी। हर्ष उल्लास का उत्सव, पूजा आराधना का पर्व, मेल जोल का त्योहार, हर श्रृंगार के फूलों की सुगंध की शरतकालीन दिन, आगमनी के दिन ढाक की ताल और उलूध्वनि के साथ महिषासुर मर्दनी माँ दुर्गा का आगमन। विसर्जन के लिए देवी प्रतिमा को जाते देख कल्याणी संभवतः अपनी बेटी की विदाई की कल्पना कर भावुक हो उठी और पास खड़ी अदिति का हाथ पकड़ लिया। जितना अपना रोना रोकने का प्रयास करती उतनी पकड़ कसती जाती। यही वे क्षण थे जब उन दोनों में एक आत्मीयता का बंधन बंध गया। अदिति का परिचय किसी से कराती तो यह कहकर कि यह मेरी भी दोस्त है और मेरे बच्चों की भी। शंपा शौनक से थोड़ी सी ही तो बड़ी है यह। अपने अपने घरों के काम निपटाकर दोनों कभी इस घर में या कभी उस घर में घंटों लॉन में या वरांती में बैठकर बातें करती, अपने अपने परिवेश की बातें सुनाती, साहित्य संगीत फिल्मों पर चर्चा करती, भविष्य के सपने बुनती। पर खाली बैठकर नहीं, हाथ चलते रहते, कभी बुनाई, कभी कढ़ाई, कभी क्रोशिया, कभी टैटिंग। सर्दियों में दोनों मिलकर 20 स्वेटर बुन डालती, कभी अपने लोगों के लिए, कभी दूसरों के। और जो भी ऊन के छोटे बड़े गोले या टुकड़े अंत में बचते, उन्हें कल्याणी एक टोकनी में संभाल कर रखती जाती। अदिति के शब्दों में वह भानुमति का पिटारा था, यादों का एल्बम, रंगों की चित्र भी थी, चित्र विचित्र फूलों का गुलदस्ता, नवरत्नों की मंजूषा और पता नहीं क्या क्या। इन निटिंग सेशंस को गांगुली साहब दो संस्कृतियों का आदान प्रदान कहते थे। धीरे धीरे दोनों के संबंधों में ऊष्मा बढ़ती गई। शंपा की शादी के समय अदिति उस घर का हिस्सा बन गई थी और अदिति की बेटी अभिधा के जन्म पर कल्याणी अदिति की भी माँ बन गई थी और अभिधा की भी। बस एक बात बड़ी विसंगत लगती थी अदिति को कि कल्याणी दी अपनी सास से एक शब्द भी बात नहीं करती थी। पूरी तरह से संवादहीनता थी। उनकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान अवश्य रखती थी। आखिर उनकी सासू माँ के देहांत के बाद एक दिन बुनाई करते करते अदिति ने पूछ ही लिया। बहुत संकोच के बाद बोली कि पहले ऐसा नहीं था, पर माँ के अकारण तर्क कुतर्क करने की आदत के कारण उन्हें भी बहस करने की आदत हो गई थी। सीमा तब टूटी जब एक दिन खाने के स्वाद को लेकर नाराज हो गई। कहने लगी, खिला तू मुझे ऐसा खाना, जब तू मेरे जैसी विधवा हो जाएगी तब देखूंगी कैसे बिना प्याज लहसुन का खाना खाती है। वाद विवाद बढ़ रहा था और कल्याणी का संयम टूट रहा था। वे भी बोल उठी, हाँ हाँ देखा जाएगा तब। और तभी जैसे आसमान से गिर पड़ी,
हाय, क्या कह गई? उस भयानक कथन को सहमति दे दी? स्वयं वैधव्य का आह्वान कर लिया? कैसे विवेक खो बैठी। माँ ने क्रोध के आवेग में अपने पुत्र की मृत्यु की भविष्यवाणी कर ली थी, पर वे कैसे बिना सोचे समझे जवाब पर जवाब देती चली गई। अपनी इस भयानक भूल पर इतना क्षोभ हुआ कि मौन धारण कर लिया। पर मौन अधिक दिन चला नहीं, क्योंकि बच्चों को तो पढ़ाना लिखाना होता ही था। लेकिन सासू माँ से बातचीत बंद कर दी कि कहीं उनके बुढ़ापे का मति भ्रम फिर किसी ऐसे प्रसंग को ना छेड़ दे और वे फिर आपा ना खो दें। अरविंद को कंपनी के काम से रूस जाना पड़ा, तो अदिति और अभिधा भी उसके साथ चले गए। इस बीच गांगुली साहब को हार्ट अटैक आ गया। उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। कल्याणी का घर मिट गया। सामान बंधवाकर कोलकाता चली गई। विदेश से लौटने पर अरविंद की पोस्टिंग कोलकाता में ही हुई और उसने भी लेक गार्डन्स की उसी बिल्डिंग में अपार्टमेंट ले लिया जिसमें उनकी कल्याणी दी थी। कल्याणी दी ने रंग पाड़, अच्छा खाना सब कुछ छोड़ दिया था। शंपा अपनी ससुराल में थी और शौनक बंगलोर में आईटी की किसी कंपनी में नौकरी करता था। इन दोनों की बैठकों का सिलसिला फिर चल पड़ा। ऊन की गोलों से। कलकत्ते में तो बुनाई का चलन कम ही है, इसीलिए देखने वाले पूछ भी लेते कि यह क्या आपका व्यवसाय है। पर उन दोनों को लगता जितने फंदे बुने जाते उतना ही बातों में रस घुलता और उनका नेह बंधन सघन होता जाता। सलाइयों का लय ताल सहित अश्रुत संगीत दोनों के हृदयों में समरसता बढ़ा देता। बचे ऊन के छोटे बड़े रंग बिरंगे गोलों और टुकड़ों से भरी वही टोकनी फिर निकल आई थी। अरविंद अदिति के एक मित्र परिवार की ओर से शौनक के लिए बेटी का रिश्ता आया और इनकी मध्यस्थता में ब्याह हो भी गया। शादी के तुरंत बाद शौनक 3 महीने के लिए अमेरिका चला गया और नववधू दिया वहीं रह गई। बहुत खुश थी कल्याणी दी। उनका साज सिंगार तो नहीं लौटा था, पर घर की रौनक लौट आई थी। दिया अक्सर अदिति के पास चली आती, हंसती, बात करती और कभी कभी एकदम उदास हो जाती। सुनी सुनी आँखों से शून्य में देखने लगती, पर फिर संभल जाती। ऐसा लगता जैसे उसने कुछ खो दिया हो। अदिति को वह रहस्यमयी सी लगने लगी थी, पर अधिक गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं समझी अदिति ने। 2 माह बाद शौनक लौट कर आया और वह कलकत्ता से बंगलोर चली गई। लेकिन कुछ ही दिन बाद खबर आई कि वह शौनक को छोड़कर अलग हो गई है। कल्याणी सहन नहीं कर पाई इस समाचार को। शादी अदिति की लगवाई हुई थी, इसीलिए सारा गुस्सा अदिति पर निकला। तुम तो उन दोनों को पहले से जानती थी। तुम्हारे पास दिया इतना उठती बैठती थी, तुमसे इतनी दोस्ती हो गई थी। तुमको ज़रूर पता होगा कि उसके मन में क्या था, क्या शिकायत थी, क्यों उसने मेरे बेटे को छोड़ दिया। निश्चय ही तुम भी उसकी साजिश में शामिल थी। अदिति ने समझाने की कोशिश की, पर उन्होंने अपना दरवाज़ा अदिति के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिया। अदिति जानती थी कि कल्याणी दी जो सोच लेती हैं उस पर कायम रही आती हैं। आखिरकार उन लोगों ने उस अपार्टमेंट को छोड़कर दूर कहीं घर ले लिया। समय का पहिया चलता रहा। अदिति ने सलाइयों को फिर कभी हाथ नहीं लगाया। कोई बंगाली डिश नहीं बनाई, जी कसक जाता था। उसने सुना कि कल्याणी दी लीवर सिरोसिस से बिस्तर पर लग चुकी हैं और शायद अंतिम समय आ पहुंचा है। अदिति से रहा नहीं गया, आकुल व्याकुल हो गई। अब चाहे कल्याणी दी धक्के भी दिलवा दें, पर वह उनसे बिना मिले नहीं रहेगी।
पहुंची। नौकर उनके कमरे में ले गया। बड़ी से पलंग की पाटी से लगी कल्याणी लेटी हुई थी। शरीर आधा हो चुका था। बेड साइड टेबल पर अदिति की दी हुई रामचरितमानस रखी हुई थी। अदिति को देखते ही उठने का प्रयास किया। अदिति ने लपक कर सहारा दिया तो उसे कसकर पकड़ लिया। फिर से उनका स्पर्श, उनकी गंध पाकर अदिति को लगा उसकी माँ फिर से मिल गई हो। समय का अंतराल मिट गया। बार बार क्षमा मांगने लगी अदिति से अपनी गलतफहमी की। दिया के चले जाने के बाद शौनक ने बताया कि दिया को इस घर से कभी कोई शिकायत नहीं थी, किंतु जब उसने ऑफिस ज्वाइन किया तो वहाँ उसे अपना खोया हुआ पूर्व प्रेमी मिल गया और भावनाओं में बहकर वह शौनक को छोड़कर उसी के साथ चली गई। कल्याणी बोली, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती थी, पर जिस तरह तुम्हारा तिरस्कार किया था मैं साहस नहीं जुटा पाती थी। क्षमा मांगने में लज्जा आती थी। हर दिन हर पल तुम्हें याद करती थी और अगर तुम नहीं आती तो यह हृदय शूल लेकर मर भी जाती है। मुझे क्षमा कर दो अदिति। आत्मग्लानि का इतना बड़ा बोझ उठाया नहीं जाता रे। अदिति सिर झुकाए केवल सुनती जा रही थी। कल्याणी ने शांत होने पर अलमारी की तरफ इशारा किया और उसमें रखा एक पैकेट बाहर निकलवा कर अदिति को ही दे दिया। यह तुम्हारे लिए है अदिति। हम दोनों ने जितने भी ऊन के रंग बिरंगे टुकड़े बचा कर रखे थे उन सब को बुन बुन कर और आपस में जोड़ जोड़ कर मैंने तुम्हारे लिए एक शॉल बनाया है। बुनते समय हर फंदे हर टाँके में तुम्हें और तुम्हारे साथ बिताए दिनों को याद किया है रे। नाना रंगों के ऊन में हमारे साथ के नाना रंग भरी स्मृतियाँ छुपी हैं। अलग अलग तरह के ऊन को देखकर याद आता है कब किसके लिए और किस डिज़ाइन में स्वेटर, मोज़ा, मफलर या टोपी बनाई थी। तुम्हें भी सब याद आएगा, पर तुम जब भी इसे ओढ़ना तो मेरा स्नेह ज़रूर याद रखना और साथ बिताए क्षणों को भूल मत जाना अदिति। अदिति ने शॉल खोलकर अपने चारों ओर लपेट लिया और लगा कि स्याह रात में जमी हिमानी चादर को कोई सुषुम्न किरण पिघला रही है। एक ऊदी ऊदी सुबह खिल रही है। बरसों से संजोए ऊन से फिर रिश्तों को गर्माहट मिल रही है, फिर अपनत्व को ऊष्मा मिल रही है। नमस्कार।